हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। जीजीडी में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपनी जो है साथियों वो पशु परिसर की पार्ट बी जो है एनिमल अटेंडेंट वाला, एनिमल हस्बेंड्री, उसकी ये लास्ट यानी कि अंतिम क्लास रहेगी। कुछ फैक्ट्स है जो अपन फैक्ट के द्वारा भी दे देंगे और कुछ और रहेंगे जो अपन ओपीडी में आराम से विद एक्सप्लेनेशन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज की है योजनाओं की क्लास रहेगी। पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है। डेयरी विभाग की जो प्रमुख योजनाएं थी वो अपन ने पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। योजना से रिलेटेड देखा जाए साथियों तो तीन टॉपिक हैं। कितने हैं? तीन। एक है योजना वाला और दूसरा है डेयरी विभाग की योजना है, पशुपालन विभाग की योजना और एक है पशु बीमा। तीनों ही चैप्टर लगभग एक जैसे रहेंगे और इनसे लगभग मान के चलिए आप दो प्रश्न इनसे बनेंगे। एक तो बनेगा पशुपालन की योजनाओं से और एक बनेगा या तो पशु बीमा से या फिर बनेगा डेयरी विभाग की योजनाओं से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसको शुरू करने से पहले कुछ बता देते हैं कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। पशुपालन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पशुपालन। पेन को छोटा कर लेते हैं, एक बार पेन को कर लेते हैं थोड़ा छोटा। विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? कभी पूछ लेता तो ये भी याद रखना, 4 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है साथियों विश्व पशु दिवस। तो विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? सॉरी 4 अक्टूबर। क्या है? 4 अक्टूबर। मैं बोला सही तो लेकिन लिखा 4 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को मनाते हैं साथियों विश्व पशु दिवस। एक आपको याद रखना है राष्ट्रीय, क्या याद रखना है? राष्ट्रीय दुग्ध यानी कि दूध दिवस, दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं साथियों? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं साथियों 26 नवंबर। कब मनाते हैं? 26 नवंबर। 26 नवंबर से मनाते हैं। ये कब शुरू किया गया? ये शुरू किया था 2016 से। 2016 से इसे शुरू किया। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर 2016 से स्टार्ट किया गया। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? कि इसी दिन साथियों वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है। वर्गीस जे कुरियन जो थे उनका जन्मदिन था। उनका क्या था? जन्मदिन था। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन कौन थे ये सब आपको पता ही है। ऑपरेशन फ्लड जो हुआ था, दुग्ध क्रांति जिसे कहते हैं, दुग्ध क्रांति के जनक थे ये। दुग्ध क्रांति जो हुई थी उसके दुग्ध क्रांति के क्या थे? जनक। तो ऑपरेशन फ्लड जो हुआ था, दुग्ध क्रांति, उसके जनक थे वर्गीस कुरियन। इनकी याद में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। ये 2016 से स्टार्ट किया गया है। और विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते साथियों 4 अक्टूबर में। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट साथियों रहेंगे, दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये याद रखना है। एक याद रख सकते हैं आप, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? पशुपालन विभाग, पशुपालन ही पढ़ रहे तो पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी साथियों 1957 में। कब हुई थी? 1957। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके 100 साल बाद 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। आजादी के लगभग 10 साल बाद 1957 को पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी। देखिए तीन इनडायरेक्ट रूप से पशु से जुड़े हुए। पशुपालन विभाग, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। तीनों याद रखने हैं। पशुपालन मंत्री भी पूछ सकता है तो आपको याद रखना है राजस्थान के पशुपालन मंत्री है श्री जोराराम कुमावत। ठीक है, वो विधायक है कहाँ से? सुमेरपुर पाली से। तो ये 4-5 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली महिला डेयरी कौन सी है वो भी याद रखना है। यहाँ नीचे लिख दो, यहाँ पे पहली महिला डेयरी, पहली महिला डेयरी कहाँ पर है? ये है साथियों भोजसर। कहाँ पर है? अब भोजसर कहाँ पर है? तो ये है साथियों बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो पहली महिला डेयरी। वैसे सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी है, वो भी याद रखना है। ठीक है, गंगमूल, वरमूल ये सब है। ठीक है, ये जीके में आपने पढ़ रखा होगा। इंपोर्टेंट ये अलग है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहली महिला डेयरी भोजसर बीकानेर, ये इंपोर्टेंट रहेगी।
पहली महिला डेयरी कहाँ पर है, तो बोईसर बीकानेर में है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको याद रखना कि पहली महिला डेयरी कहाँ पर है, तो ये याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना है। एक याद रखना है आपको, प्रथम सैन्य डेयरी क्या है, प्रथम सैन्य डेयरी। प्रथम सैन्य डेयरी कहाँ पर है साथियों, तो ये है इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी में है, इलाहाबाद यूपी में है, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1909 में। कब की गई थी, 1909 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली सैन्य डेयरी कहाँ पर है, तो पहली जो सैन्य डेयरी है साथियों वो है इलाहाबाद, इलाहाबाद में। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। पशु प्रजनन नीति भी याद रख सकते हैं। पशु प्रजनन नीति है, पशु विकास नीति है। पशु प्रजनन नीति लागू की गई थी 2007 में। 2007 में पशु प्रजनन नीति, ये भी याद रख सकते हैं। पशु प्रजनन नीति, पशु प्रजनन नीति, ठीक है। पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई थी, 2007 में। पशु प्रजनन नीति भी आप याद रख सकते हैं। और पशुधन विकास नीति इसके एक साल बाद शुरू हुई थी 2008 में। 2008 में पशुधन विकास, पशुधन विकास ये शुरू हुई थी 2008-9 में। 2008-9 में। तो पशुधन विकास योजना का पूछे तो 2008-9 में, और पशुधन प्रजनन नीति पूछे तो 2007 में, ठीक है। पशु प्रजनन नीति ये हो गई पशु विकास नीति, ठीक है। पशु विकास नीति ये 2009-10 में। ये दोनों ही आपको याद रखनी है। साफ कर ले इसे एक बार। देखिए फिर अपनी प्रमुख जो योजना है, जो इंपॉर्टेंट योजना है वो देख लेते हैं। पशुपालन विभाग की प्रमुख योजना है। वैसे इसमें सारी योजनाएं दे रखी है, एक योजना इसमें नहीं दे रखी है, वो अपन साइड में देख लेते हैं, ठीक है ना। वो है की विलेज योजना। कौन सी है, की विलेज योजना, ठीक है, जिसे ग्राम आधार योजना भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्राम आधार योजना, ग्राम आधार योजना या की विलेज जो योजना है ये शुरू हुई थी साथियों 1952 में। कब शुरू हुई थी, 1952 में। ये नहीं दे रखी है इसलिए अपन इसको देख लेते हैं, बाकी सारी तो अपन ने ले रखी है पीपीटी में। तो ग्राम आधार या की विलेज जो योजना है, की विलेज इंपोर्टेंट नाम रहेगा, ठीक है। ये नाम याद रखना है, की विलेज योजना स्कीम नाम आएगा वहां पर, की विलेज स्कीम। 1952 में ये शुरू की गई थी। 1952 में क्या था, 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ, योजना के समय के तहत, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 1952 में की विलेज ग्राम आधार योजना जो है वो शुरू की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सभी योजनाओं की ये जननी है। क्या है, सभी योजनाओं की जननी, सभी योजनाओं की जननी है। ये क्या है, जननी है, मतलब माँ, अपन कह सकते हैं माता है। सभी योजनाओं की जननी कौन सी है, तो ग्राम आधार योजना यानी कि की विलेज स्कीम, जो 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है यहाँ पर लिख दूं मैं, इसका जो उद्देश्य है मूलभूत, इसका जो उद्देश्य है स्टैंड नर। स्टैंड नर का मतलब होता है साथियों जो योग्य है। क्या है, योग्य स्टैंड नर प्रजनन, सही लिख देता वापस, स्टैंड नर के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान बढ़ाना, ठीक है। स्टैंड नर वे नर होते हैं साथियों जो प्रजनन के योग्य माने जाते हैं, प्रजनन से के योग्य अच्छे जो नर होते हैं उसे बोलते हैं स्टैंड नर। उसके द्वारा साथियों कृत्रिम गर्भाधान जो है उसे बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ग्राम आधार यानी कि की विलेज योजना। तो इसका ये उद्देश्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। लेकिन स्टैंड नर के अलावा कुछ नर ऐसे होते जो कुछ काम के नहीं होते था,
इस योजना में यही था कि स्टंट नर के द्वारा तो प्रजनन जो है कृत्रिम गर्भाधान उसे बढ़ावा देना है, लेकिन जो नर खराब है उसका बधिया भी करना है। क्या करना है? और खराब नर का बधिया करना है। ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, और खराब नर या सांड खराब नर का बधिया करना। क्या करना? बधिया करना। बधियाकरण को जिसे बोलते हैं कास्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, या पर खस्सी करना भी इसे बोलते हैं। नहीं दिख रहा तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। और खराब नर का बधिया करना। तो यहां तक समझ में आ गया। ये आपको याद रखनी है। पहली योजना ये है, सबकी जननी है। क्या है? सभी योजनाओं की जननी है, इसीलिए इसको सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया है, ग्राम आधार योजना की विलेज स्कीम। अब चलते हैं अपनी योजनाओं पर। अब है अपनी पहली जो पशुपालन की योजना है, रेड लिख रखा है इसलिए इसको पेन को एक बार चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, पशुपालन विभाग की प्रमुख योजना है। देखिए, पशुधन आरोग्य निःशुल्क दवा योजना। पशुधन आरोग्य निःशुल्क दवा योजना जो है साथियों, ये शुरू की गई थी 15 अगस्त 2012 से। कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2012 से। इसकी डेट इंपोर्टेंट है, डेट याद रखना है, 15 अगस्त 2012 से। वैसे यहाँ दे रखा है लेकिन 2012 से। एक अपने भी है, इंसानों के लिए भी, ठीक है। पशुधन आरोग्य है, उसी तरह अपने भी शुरू की गई थी निःशुल्क दवा योजना। तो निःशुल्क दवा योजना जो शुरू की गई थी वो 2011 में की गई थी। 2011 में पहले अपने की गई थी मनुष्य के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, 2011 में। उसके बाद एक साल बाद में 2012 में ये पशुओं के लिए भी अलग से शुरू की गई निःशुल्क दवा योजना, ठीक है। तो ये शुरू की गई थी 2014 में। इसमें क्या था? इसमें यह था कि 40% योगदान राज्य सरकार का था और 60% योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इसका क्राइटेरिया था कि इतना जो है वहन करेगी राज्य सरकार, 60% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये शुरू की गई थी वापस 2012 में, ठीक है। देखिए इसके क्या लाभ है? तो इसके जो लाभ है, आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण करना, यही लाभ है। इसीलिए तो निःशुल्क दवा योजना नाम है। उसका भी यही था, उसमें निःशुल्क दवाई मिलती है। सिर्फ पहले पर्ची के रुपए लगते थे 5-7 रुपए, अब तो वो भी फ्री है। आधार कार्ड दिखाना है और बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। तो ये पशुओं के लिए निःशुल्क दवा जो है, इसका मुख्य लाभ यही है कि पशुओं को जो है बिना पैसे में निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाए। फिर देखिए इसका उद्देश्य पशु मृत्यु दर में कमी लाना। तो लाभ ये है, तो कमी भी क्या होगी? पशु मृत्यु दर में कमी आएगी, बिल्कुल आएगी। कैसे आएगी? देखिए, एक तो कोई बीमार होता है पशु, गरीब पशुपालक है, हॉस्पिटल नहीं जा पाता, पैसे लगते हैं। अब जब दवाई फ्री है तो आराम से वो भी जा सकता है डॉक्टर के पास। तो जिसमें पशुओं की जो मृत्यु दर होगी वो कम होगी। जो दवाई के जो अभाव में जो पशु मर रहे थे वो कम से कम जीवित रहेंगे, नहीं मरेंगे काफी हद तक, तो कमी आएगी। धन के अभाव में वंचित पशु का इलाज संभव है, नहीं जा पाते, वही जो गरीब है पशुपालक है नहीं अफोर्ड कर पाता, तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो मुफ्त में उपलब्ध करवाती है, सारी डिजीज की लगभग मिलती है। योग्य नागरिक कौन है जो इस योजना को ले सकता है लाभ? देखिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, लघु की सीमांत कृषक होना चाहिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होना चाहिए। सबके लिए नहीं है, कुछ इसके क्राइटेरिया। आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, लघु होना चाहिए, छोटा सीमांत होना चाहिए। अब किसी के बड़ा खेत है तो उसके पास तो पैसे होंगे, तो वो पैसे देकर भी ट्रीटमेंट ले सकता है। इसीलिए इसमें कुछ क्राइटेरिया जो है वो निर्धारित किए गए हैं, जो सही में जिसे जरूरत है वो जाए और वहां से जो दवाएं ले सकता है। तो ये कुछ योग्यताएं हैं जो नागरिक में होनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए? तो एक तो सबसे पहले तो आधार कार्ड। आधार कार्ड किसका? जो पशुपालक है उसका। तो ऐसा नहीं कहता कि पशु का आधार कार्ड होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड किसका? जो पशुपालक है उसका। जन आधार, जो पहले भामाशाह था वही वर्तमान जन आधार है, ठीक है, चेंज होने वाला है वापस। और मूल निवास, जहाँ के आप निवासी हो वहाँ पर मूल निवास कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जन आधार, स्थायी मूल निवास। प्रथम चरण में इसमें 87 औषधियां उपलब्ध करने का प्रावधान था, जो अब बढ़कर 138 हो गया है। ये इंपॉर्टेंट साथियों इसमें रहेगा कि पहले जो है इसमें 27 औषधियां थी और फिर इसे बढ़ाकर 138 किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो दोनों ही इसमें याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ योजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट जो योजना है वो है ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? ऊंट
प्रजनन प्रोत्साहन योजना, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। एक और है ऊंट पालक बीमा योजना। कौन सी है? ऊंट पालक बीमा योजना। ऊंट पालक बीमा योजना भी है एक। ऊंट का नाम आते ही याद आ जाता है कि ऊंट पालक बीमा योजना। ये शुरू की गई थी 2008-9 में। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इसमें यही याद रखना है, ऊंट पालक बीमा योजना। एक और है, आप याद रख सकते हैं, भेड़ व ऊन विभाग। भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना हुई थी साथियों 1963-64 में। ठीक है, 63-64, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना है, ऊंटनी के ब्याने पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। तो ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना में क्या लाभ दिया जाता है? तो ऊंटनी जो है वो जब बछड़े को जन्म देती है, जब वो ब्याती है, तो उसे 10,000 रुपए जो है उस ऊंट पालक को दिए जाते हैं, आर्थिक सहायता दी जाती है 10,000 रुपए की। टोडिया के 1 माह की आयु पर, टोडिया मतलब ऊंट का बच्चा, ऊंट का बच्चा 1 माह की आयु पर 3,000 रुपए किस्तों में मिलते हैं। ये जैसे अपन ने भी मिलते हैं, लड़की होती है, ठीक है, या लड़के होने पर भी मिलता है, सरकारी अस्पताल में होने पर पैसे मिलते हैं किस्तों में। सेम वही है कि ऊंट का बच्चा होगा तो उसको 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन एक मुश्त नहीं मिलेंगे, ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, किस्तों में मिलेंगे। 1 माह का जब हो जाएगा बच्चा तो 3,000 रुपए, 9 माह की आयु का होगा तब 3,000 रुपए, 6,000, और फिर 4,000 जो बच गए वो 18 माह की आयु का यानी कि 1.5 साल का होने पर 4,000 रुपए आ जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 10,000 रुपए हैं जो 3 किस्तों में मिलेंगे। 1 माह में, दूसरी किस्त आएगी 9 माह में, दोनों ही किस्तें 3-3,000 की, फिर तीसरी किस्त आएगी 18 माह का होने पर जो आएगी 4,000 रुपए। तो 3-3,000 और 4,000 इस प्रकार से। बजट 2022-23 में इस योजना का नाम बदलकर उष्ण संरक्षण योजना किया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 2022-23 का जो बजट था उसमें इसका नाम उष्ण संरक्षण योजना किया गया। पहले था ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना, अब है उष्ण संरक्षण योजना। ठीक है, नए प्रावधानों के तक उक्त राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहले ये 3 किस्तों में थी और इस योजना के अंतर्गत ये 2 किस्तों में दी जाएगी। प्रति राशि 5,000 की राशि देय होगी, 5-5 हजार के हिसाब से इसमें 2 किस्तें जो है वो दी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले इसमें 3 किस्तें थी, फिर इसमें घटा 1 किस्तें कम कर दी हैं, अब इसमें 2 किस्तें दी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, पहले 3 किस्तें थी अब 2 है। हटा दे इसे। बकरी विकास योजना, कौन सी है? बकरी विकास योजना। ये बकरी से संबंधित है, नाम से पता चल रहा है। तो बकरियों में नस्ल सुधार हेतु इसका उद्देश्य क्या है? बकरियों में नस्ल सुधार हेतु इसके और उद्देश्य देखिए, आनुवंशिक विकास और मांस उत्पादन में वृद्धि करनी है। तो नस्ल सुधार, बकरी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है नस्ल सुधार करना। नस्ल सुधार कैसे हो सकता है? नस्ल सुधार हो सकता है कृत्रिम गर्भाधान से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कैसे हो सकता है? संकरण प्रजनन से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आनुवंशिक विकास व मांस उत्पादन में वृद्धि करना। आनुवंशिक विकास करना, वही कब होगा आनुवंशिक विकास? आनुवंशिक तो वही रहेंगे जो जन्मजात जो लक्षण है वो आनुवंशिक है, जो हमें अपने एंसेस्टर से मिलते हैं, माता पिता है, दादा दादी, उनसे मिलते हैं। तो अगर किसी के आनुवंशिक लक्षण कमजोर है तो इसका मतलब उसका आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी। लेकिन क्या होता है कि कृत्रिम गर्भाधान जब करते हैं तो दूसरे जो नर है उसका सीमन लेकर अपन किसी मादा में डालेंगे, तो जैसा वो नर होगा उसके हिसाब से अपन इसमें यहाँ पर जो है आनुवंशिक लक्षण को चेंज कर सकते हैं पशुओं में। तो जो अच्छी नस्ल का नर है उसका सीमन अगर बकरी में डालेंगे तो फिर आनुवंशिक जो लक्षण है वो चेंज हो सकते हैं। या फिर संकर प्रजनन से, मान लीजिए एक अच्छे दूध देने वाली नस्ल है और कोई अच्छे मांस वाली है, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, दोनों का जब संकरण होगा तो उनसे ऑब्वियसली अच्छी जो है वो नस्ल पैदा होगी। तो मांस उत्पादन में वृद्धि, ये उनके मुख्य 2 उद्देश्य हैं। सुविधाएं क्या क्या दी जाती हैं इसमें देखिए, तो इसमें जो सुविधाएं दी जाती हैं, उच्च गुणवत्ता वाले बकरे हेतु 5,000 रुपए प्रति बकरे प्रोत्साहन राशि
का प्रावधान है इसमें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले बकरे तो 5,000 रुपए प्रति बकरे की इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपए प्रति बकरे में इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये योजना सिरोही, जमुनापारी, मारवाड़ी नस्लों को सम्मिलित किया गया है। ये तीनों नस्लें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि बकरी विकास योजना में बकरी की कौन कौन सी नस्लें शामिल है, तो सिरोही, जमुनापारी और मारवाड़ी। इसमें क्या क्या पात्रता है देखिए, अजमेर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, सीकर, चित्तौड़गढ़, चूरू जिले आदि के पशुपालक। किस किस जिले के पशुपालक इसमें शामिल है देखिए, अजमेर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, सीकर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, चूरू आदि जिले जो है इसमें, इन जिलों के जो पशुपालक है वो इसमें शामिल है। ये इन जिलों के पशुपालक को एक क्यों शामिल किया गया, दूसरे क्यों नहीं किया गया, तो इसका एक रीजन यही था कि देखिए ये सिरोही नस्ल है, ये सिरोही में ज़्यादा मिलती हैं, ये मारवाड़ी नस्ल है, ये मारवाड़ में ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। और जमुनापारी जो है ये यूपी की, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, जमुनापारी क्षेत्र यूपी का बरबरा जो क्षेत्र है वहां पर ये, ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान है यूपी। और ये जिले इसमें शामिल किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, सीकर, चित्तौड़गढ़, चूरू आदि जिले इसमें शामिल हैं। इसमें से कोई एक जिला जो है वो नहीं देगा कि निम्न में से बकरी विकास योजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है, इनमें से कोई भी एक जिला जो है इसमें शामिल नहीं है वो लेकर यहाँ पर दे देगा, ठीक है। मान लीजिए वो बाड़मेर दे दिया या बीकानेर दे दिया तो उसे हटाना, इसमें ये जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार याद रखना है, राजस्थान पशुपालक बोर्ड की स्थापना 2005 में हुई थी। राजस्थान पशुपालक बोर्ड, पशुपालक बोर्ड राजस्थान पशुपालक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। राजस्थान पशुपालक बोर्ड, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, राजस्थान पशुपालन बोर्ड की स्थापना हुई थी साथियों 2005 में। ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। राजस्थान पशुपालन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान गौ सेवा आयोग भी याद रख सकते हैं, राजस्थान गौ सेवा आयोग, राजस्थान गौ सेवा आयोग, राजस्थान गौ सेवा आयोग, राजस्थान गौ सेवा आयोग भी याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। इसमें एक बात याद और रख सकते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है ये, जयपुर में है। राजस्थान गौ सेवा आयोग जयपुर में है 1995 में। और राजस्थान पशुपालक बोर्ड की स्थापना 2005 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चले आगे, गिर नस्ल सांड का वितरण, गिर नस्ल के जो सांड है उसका वितरण। इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात है। इसमें अच्छी नस्ल के गिर सांड पशुपालक, दुग्ध समितियों एवं ग्राम पंचायतों को वयस्क सांड 3,000 में उपलब्ध करवाया जाता है। देखिए, गिर नस्ल सांड का वितरण करना, इस गिर नस्ल का जो सांड होता है अच्छी किस्म का होता है, महंगा भी होता है, तो इसका ये सरकार का उद्देश्य है कि इस नस्ल के सांड जो गिर सांड है उसको पशुपालक को, दुग्ध समितियों को और ग्राम पंचायतों को वयस्क सांड जो है 3,000 में उपलब्ध करवाए जाते हैं। मात्र 3,000 रुपए में ये सांड उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन किसको दिए जाते हैं, देखिए पशुपालक को दिए जाते हैं जो पशुओं को पालता है, दुग्ध समितियों को दिए जाते हैं और ग्राम पंचायतों को ये उपलब्ध करवाए जाते हैं। पर सांड जो है वो 3,000 रुपए में इसमें दिया जाता है। तो कितने पैसे में दिया जाता है, 3,000, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें किन किन को दिया जाता है तो ये भी आप याद रखना है आपको, ठीक है। तो पशुपालकों को, दुग्ध समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये शुरू किया गया था दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2014 में। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं देखिए, पशु की उत्पादन व आनुवंशिकता में सुधार करना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि पशु का उत्पादन बढ़ाना है और उसकी जो आनुवंशिकता है उसमें सुधार करना। ये इसके दो मुख्य सबसे ज्यादा उद्देश्य हैं। और क्या उद्देश्य देखिए, इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं इसमें उपलब्ध है, कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना, उच्च आनुवंशिकता गुण वाले वीर्य की उपलब्धता और इसके अलावा देशी नस्लों के विकास, जो देशी नस्ल है उनका विकास करना, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान करके उसका विकास कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें ये दो उद्देश्य आपको याद रखना है। तो कृत्रिम गर्भाधान याद रखना है, उत्पादकता और आनुवंशिकता, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ये डेट याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है
दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय पशुधन मिशन, देखिए इसकी शुरुआत भी 2014-15 में। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या था, 2014 भी था वो भी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वो भी क्या था, 2014 था, और ये भी 2014-15। सिर्फ यहाँ पे डेट दे रखी थी, इसमें डेट दे रखी थी दिसंबर, महीना दे रखा था। डेट तो क्या दे रखी थी, महीना दे रखा था दिसंबर 2014 में, और इसमें सिर्फ सन दे रखा है, ईयर दे रखा है 2014 पर में राष्ट्रीय पशुधन मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी 2014 है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन भी 2014-15 है। दोनों का ही सेम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसके क्या उद्देश्य, पशु आहार में सुधार करना। क्या है, पशु आहार में सुधार करना, उत्पादन में इसके वृद्धि करनी है, उत्पादन में वृद्धि करनी है और पशु आहार में सुधार करना है। इसकी सहायता देखिए, सहायता केंद्र व राज्य सरकार के 60:40 में अनुपात में दी जाती है। यही उसमें भी था, निःशुल्क दवा वाले में भी यही था, निःशुल्क दवा वाले में भी यही रेशियो है, 60:40, ठीक है। तो इसमें क्या सहायता है, केंद्र सरकार का योगदान 60% रहेगा और राज्य सरकार का योगदान इसमें 40% रहेगा। निःशुल्क दवा योजना में भी 60 और 40 का ही रेशियो रहेगा, दोनों में सेम। देखिए पशु मित्र योजना, पशु मित्र योजना जो है ये 2023-24 में साथियों शुरू की गई थी, ठीक है। कब शुरू की गई थी, राजस्थान बजट 2022-24 के बिंदु संख्या 185 के अंतर्गत पशुपालकों को उनके द्वार तक विभिन्न योजनाएं एवं सुविधाओं को पहुंचाने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा पशु मित्र योजना प्रारंभ की गई 2023-24 में। ये रिसेंटली शुरू की गई, इसलिए इसको करंट से जोड़कर अपन इम्पोर्टेंट रख सकते हैं। पशु मित्र योजना, इस हेतु 5000 युवाओं का चयन कर उनका मानदेय निर्धारित करने का उद्देश्य रखा गया। इसमें 5000 युवाओं का चयन किया जाता है। पशु मित्र योजना में कितने युवाओं को लिया जाएगा, 5000 युवाओं को इसमें लिया जाएगा। उनको पर्टिकुलर जो है मानदेय दिया जाएगा, फिक्स सैलरी दी जाएगी। किस लिए दी जाएगी, ताकि पशुपालकों को उनके द्वार तक विभिन्न योजना और सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जो पशुपालन में उनको ट्रेंड किया जाएगा, जो युवक लिए जाएंगे 5000, उनको पशुओं की जो योजनाएं हैं, जो बीमारी है, उसके बारे में उनको समझाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ये पशु जहाँ पे भी पशुपालक हैं, ठीक है, अलग अलग जो पशुपालन समितियां हैं, उनके द्वारा इनको हर पशुपालक के पास गांव गांव में भेजा जाएगा और उनको जागरूक किया जाएगा। योजनाओं से संबंधित जो भी लाभ है वो उनको बताया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट साथियों रहेगी। कामधेनु पशु बीमा योजना, ये भी 2023-24 में ही शुरू हुई थी। ये भी 2023-24 में ही ये शुरू हुई थी। ये भी नई योजना, पशुधन कामधेनु पशु बीमा योजना। वैसे ये बीमा के अंतर्गत है और बीमा अपन ने पहले पढ़ रखा है। एक राजस्थान की कामधेनु किसे बोलते हैं, कामधेनु से याद आ गया, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की जो कामधेनु वो कौन सी गाय की नस्ल है साथियों, उसे बोलते हैं, बताइए। तो राठी को बोलते हैं, राठी गाय को ही बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। ये शुरू की गई थी 2022-23 में, ठीक है। कामधेनु पशु बीमा योजना 2022-23 में शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट भी साथियों रहेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। कामधेनु पशु योजना 2022-23, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, दुधारू गाय व भैंस की अकाल मृत्यु होने पर प्रत्येक परिवार को 2-2 पशुओं को बीमा हेतु पात्र माना जाएगा। मृत्यु होने पर क्या होगा, 40,000 रुपए दिए जाएंगे। एक पशु की मृत्यु पर 40,000, 2 की मृत्यु होने पर 80,000। लेकिन 80,000 से ज्यादा जो है राशि एक पशुपालक को नहीं मिलेगी। मान लीजिए किसी पशुपालक के 4 पशु हैं और कामधेनु पशु बीमा उसने करवा रखा है, चारों की मृत्यु हो जाती है तो चारों के उसको 40,000 के हिसाब से 1,60,000 नहीं मिलेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 पशुओं के पैसे मिलेंगे, अधिकतम 2 के मिलेंगे, ठीक है। 80,000 रुपए एक पशुपालन को ज्यादा से ज्यादा 80,000, और एक पशु की मृत्यु के लिए इसकी जो राशि है वो है 40,000 रुपए निर्धारित की गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साथियों रहेगी। देखिए बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति पशु, इसमें अधिकतम 2 पशु तक जो है वो दी जाती हैं।
दी जाती है। कितनी दी जाती है बीमा राशि? 40,000 रुपये प्रति पशु जो है अधिकतम 2 पशुओं तक दी जाती है। 2 से ज्यादा की मृत्यु होने पर एक पशुपालक को 80,000 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। एक पशु में 40,000 रुपये। और देखिए प्रीमियम राशि कितनी है? पूर्णतः निःशुल्क है। 2 पशु है तो निःशुल्क है, उससे ज्यादा होने पर प्रीमियम देना पड़ेगा। एक गोपाल योजना भी याद रख सकते हैं। गोपाल योजना, गोपाल योजना, गोपाल योजना शुरू की गई थी 1990 में। कब की? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को इसे शुरू किया था। गोपाल योजना 1990 में शुरू की थी 2 अक्टूबर को, ये भी याद रख सकते हैं। प्रीमियम राशि कितनी? पूर्णतः निःशुल्क है। 2 पशु है तो 2 से ज्यादा का करवाओगे तो इसमें कुछ पैसे हैं जो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए इसका शुभारंभ भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से हुआ था, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ये बीमा राशि है इंपॉर्टेंट रहेगी। खुरपका मुंहपका टीकाकरण कार्यक्रम, ये अपन ने पढ़ लिया है, ये अपन ने पढ़ लिया था वैसे। खुरपका मुंहपका टीकाकरण कार्यक्रम देखिए, पशुधन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, खुरपका मुंहपका रोग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वर्ष में 2 बार इसके टीके लगाए जाते हैं। वर्ष में कितनी बार? 2 बार जो है इसके टीके लगाए जाते हैं। इसे ही पका रोग भी बोलते हैं, इसे FMD भी बोलते हैं, फुट माउथ डिजीज, क्योंकि ये खुर से और मुंह से संबंधित है। मुंह में छाले होते हैं और खुर जो होते हैं उसके चारों तरफ छाले होते हैं, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है खुरपका मुंहपका कार्यक्रम। पशुधन बीमा योजना में मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जब बीमा जो करवाते हैं, योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंश्योरेंस यानी कि बीमे की बात कर रहा हूं। बीमे की राशि कैसे मिलती है? देखिए मान लीजिए पशु मर गया, तो मरने के बाद पशु का अगर या तो पोस्टमार्टम हो रहा है, तो पोस्टमार्टम करवाओगे, तो पोस्टमार्टम होने के बाद अपने को क्या करना है? 15 दिन के भीतर 15 दिन के अंदर अपने को जो नजदीकी पशु चिकित्सालय है वहां पर इसकी सूचना देने के भाई ये पशु था और इसकी मृत्यु हो गई, कामधेनु पशु बीमा करवा रखा है। 15 दिन के अंदर उस पशु नजदीकतम जो पशु चिकित्सालय है उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है 15 दिन में। अगर यहाँ पे नहीं करते हो, बाय द वे दूर पड़ता है, कोई नई जानकारी है, तो 181 पर इसकी सूचना देनी पड़ती है। 181 नंबर पर इसकी सूचना देनी पड़ेगी। ये सूचना भी अपने को देनी है 15 दिन में। 15 दिन में ये सूचना देनी है। 15 दिन में सूचना दोगे तो ही इसके पैसे आपको मिलेंगे, अन्यथा इसके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं इस बीमे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे बीमे की बात कर रहा हूं पशुओं के। पशु की मृत्यु होने के बाद 15 दिन के भीतर नजदीकतम जो पशु चिकित्सालय है वहां पर इन्फॉर्म करना है, या फिर 181 पे इसको सूचित करना है। ये करने के बाद क्या होगा कि 15 दिन के अंदर आपको राशि मिल जाएगी। राशि कब मिलती है? तो 15 दिन के अंदर अपने को राशि, सूचना देने के 15 दिन के भीतर जो राशि है वो अपने को मिल जाएगी। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है सारे बीमा में, ठीक है। चले आगे देखिए, सूकर इकाई वितरण कार्यक्रम। सूकर वितरण कार्यक्रम मुख्यतः ये योजना अलवर के आसपास चालू है, ठीक है। सूअर से संबंधित है। सूकर प्रजनन केंद्र कहां पर है? अलवर में, व्हाइट पार्क शायर, ये इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। सूकर प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो अलवर में, ठीक है, व्हाइट पार्क शायर। नस्ल के पशु पाले जा रहे हैं, इस नस्ल के पशु इसमें पाले जा रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रति परिवार 2 माह के आयु के मादा और 1 माह के नर उपलब्ध कराता है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रति परिवार जो है 2 माह के आयु के मादा व 1 नर उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है? ये जो भी पहले जाएगा उसको पहले दिया जाएगा। प्रति परिवार, एक परिवार को जो है 2 माह के आयु का तो उसको मादा जो है वो सूकर दिया जाएगा और 1 माह का जो है वो नर उपलब्ध करवाया जाता है। राशि नर देखिए 2,000 रुपये और राशि मादा है 1,000 रुपये। ये राशि निर्धारित की गई है। राशि है 2,000 रुपये तो नर के लगेंगे और मादा के 1,000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? मादा के कितने पशु है? 2 माह के आयु के मादा व 1 नर, 1 दोनों दिए जाएंगे तो लगभग 3,000 का खर्चा है। 3,000, ठीक है, 3,000 की कॉस्ट आएगी मादा और नर दोनों को मिलाकर। पशुपालन सम्मान समारोह, पशुपालन सम्मान समारोह, ये 2021-22 के बजट के अनुसार प्रति वर्ष जो है पशुपालक को सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। बजट 2021-22 के आधार पर पंचायत समिति स्तर पर चयनित पशुपालक को 10,000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10,000 रुपए। जो पंचायत समिति पर चयनित होगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। ये इंपोर्टेंट रहेगा। पंचायत समिति स्तर पर चयनित पशुपालक को 10,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं।
जिला स्तर पर अगर चयनित होता है तो उसको 25,000 रुपए मिलते हैं, राज्य स्तर पर चयनित होते हैं पर पशुपालक को 50,000 रुपए की राशि मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे प्रश्न 100% बन सकता है। पंचायत समिति स्तर पर कोई पशुपालक सम्मान होता है तो उसे 10,000 रुपए, जिला स्तर पर होता है 25,000 रुपए, राज्य स्तर पर सम्मानित होता है तो उसे 50,000 रुपए मिलते हैं। पशुपालन सम्मान समारोह जो 2021-22 में शुरू किया गया था बजट में, ठीक है। इसमें ध्यान रहे, देखिए लंपी रोग से मृत दुधारू गौवंश पर मुआवजा प्रति पशुपालक प्रति पशु जो है वो 40,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। और कामधेनु पशु बीमा योजना में भी कितनी मिलती है, प्रति पशु 40,000 रुपए। तो कामधेनु में भी 40 है और लंपी रोग में जो मरे हैं उसमें भी प्रति गाय जो है वो 40,000 रुपए मुआवजा दिया। गौवंश, गौवंश दुधारू गौवंश क्यों लिखा हुआ कि सबसे ज्यादा जो लंपी है ना, लंपी एक विषाणु जनित रोग था, विषाणु जनित रोग है और सर्वाधिक इसे गायों में होता है। लंपी सर्वाधिक किसमें होता है, लंपी जो डिजीज है साथी वो सर्वाधिक होती है गायों में होती है। किसमें होती है, गायों में होती है। ये वायरस जनित रोग है, क्या है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित। तो आज यही था, आपने क्लास लगभग अपने पूरी हो चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी जो है आप करते रहे। कुछ भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कर देना, मैं या सर जो भी अपनी टीम होगी वो आपको रिप्लाई जरूर देगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।